दोस्तों, प्रतिज्ञा परिवार की इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम प्रतिज्ञा परिवार पे स्पेस टेक्नोलॉजी का क्लास को लेकर आए हैं, जो आप लोग के पिछले वीडियो में हम सिलेबस के बात किए। उम्मीद है बहुत बेहतर सिलेबस हम आप लोग को दिए थे और बोले थे कि आप लोग उसी तरह से अपने माइंड में फोल्डर एक तरह से हम बता के दिए थे, तो उतने फोल्डर अपने माइंड में बना लेंगे और हम लोग एक एक फोल्डर में अपने माइंड में उसी चीज़ को रिकॉर्ड करते चलेंगे और कहानी के रूप में समझते चलेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक आ जाता है आज का, जो हम लोग का है सारा क्लास, मतलब आज का जो वीडियो हम लोग का चलेगा स्पेस टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। आज का जो हम इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रोडक्शन से लेके हिस्ट्री तक बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं, ज़्यादा देर नहीं करना है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप लोग तो एकदम अपने माइंड को यहाँ पे सेट कर लीजिए, सेट एवं अपडेट करके माइंड को यहाँ पे समझिए और आसानी से समझिए, सरल भाषा में समझिए। देखिए, हम लोग इंट्रोडक्शन में समझ रहे हैं अभी कि उस समय की अगर हम बात कर रहे हैं कि अभी मान लीजिए कि हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। तो अभी शुरू हम लोग का देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे जो देश थे उनमें स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का तेज़ी से विकास हो रहा था। गंभीरता से समझिएगा, अभी केवल आप लोग सुनना है, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर रिविजन करेंगे, आप लोग अच्छे से उसको समझिएगा। देश आज़ाद हुआ हम लोग का, आप लोग यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि जिस टाइम हम लोग का देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारा देश की स्थिति क्या रही होगी। आप लोग अपने माइंड से खुद से इमेजिन इसको कर सकते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम बहुत सारे देश जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आगे निकल रहे थे, तेज़ी से विकास कर रहे थे। तो जब देश आज़ाद हो गया तो भारतीय लोगों का भी आकर्षण बढ़ने लगा, रुचि बढ़ने लगा कि हम लोग को भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विकास करना चाहिए, बढ़ोतरी हासिल करना चाहिए। तो इन्हीं सब कारण को देखते हुए कोई एक महान व्यक्ति कैसे उनके माइंड में आ जाता है कि हम लोग को स्पेस टेक्नोलॉजी में विकास करना चाहिए। वो व्यक्ति थे विक्रम साराभाई। आप लोग के भी हम बताएंगे, देखिएगा विक्रम साराभाई का पूरा स्टेटस कि विक्रम साराभाई व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को बहुत ही अहम भूमिका से, बहुत ही अहम तरीके से उसको सोचें और अथक प्रयास किए, बहुत प्रयास किए हमारे भारत में लाने के लिए। और सर्वप्रथम प्रयास करते करते उन्होंने एक 1962 में अंतरिक्ष विभाग की तरफ से एक कमेटी का निर्माण कर लिए थे, इनकोस्पार। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि परमाणु विभाग के अंतर्गत विक्रम साराभाई के अथक प्रयास से, देखिएगा इंट्रोडक्शन हम लोग को इन तरह से समझना है। परमाणु विभाग के अंतर्गत अथक प्रयास से अंतरिक्ष विभाग का विकास हुआ। चलिए इंट्रोडक्शन हम लोग इतना देखेंगे कि जो हमारा अंतरिक्ष विभाग है, परमाणु विभाग के अंतर्गत विक्रम साराभाई के अथक प्रयास से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम विकास हुआ। इन्हीं के अथक प्रयास से हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलप हुआ और सर्वप्रथम कमेटी बना था। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग इतना समझेंगे। इसके बाद हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। देखिए, आप लोग एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, कहानी की तरह समझिए, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो जाता है इतने समझने के बाद तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तो हम लोग शुरुआत की हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और विस्तार से देखेंगे, घबराइएगा नहीं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में अब हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम 1962 ही क्यों? क्योंकि अभी हम बात किए हैं कि विक्रम साराभाई नामक व्यक्ति अथक प्रयास करके 1962 में एक कंपनी का गठन करवाएं जिसका नाम था इनकोस्पार। इनकोस्पार, इसका फुल फॉर्म अभी स्क्रीन पे दिखेगा आपको, इंडियन नेशनल काउंसिल ऑन स्पेस रिसर्च।
ये वही कमेटी है जो भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के सर्वप्रथम बनी थी भारत में। ये कमेटी बहुत दिनों तक तो कार्यरत रही। फिर इसी कमेटी को हम लोग सोचे कि नहीं, इसको नया मॉडल देना चाहिए, एक अलग एजेंसी की तरह बनाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी कमेटी को कन्वर्ट करके, देखिए हम लोग क्रमवार चल रहे हैं, कहीं पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी कमेटी को कन्वर्ट करके 1969 ईस्वी में इसरो, काफ़ी चर्चित नाम है इसरो, सभी को जानते होंगे क्योंकि भारतीय टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो बहुत चर्चित है। और ये सारे जितने भी अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करते हैं, सारे एजेंसी का नोडल एजेंसी का कार्य करता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1969 में हुआ था, जो बेंगलोर में स्थित है। अभी वर्तमान अध्यक्ष, जो हम लोग अभी जितने भी आपके माइंड में प्रश्न आ रहे होंगे इसरो से रिलेटेड, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग में ही बात कर दिए कि हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, और हिस्ट्री में हम लोग इन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो कौन से महत्वपूर्ण वर्ष हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन साबित हुए थे, और उन्हीं वर्षों को, उन्हीं दिनों को हम लोग यहाँ पे इतिहास के रूप में समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हुआ, और हम लोग अपने कल्पना करेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग देख लिए कि 1962 में कंपनी बन गया इनके पास, फिर उसी को डेवलप करके इसको देखिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कन्वर्ट। इसरो का स्थापना करवाया गया 1969 में, याद रखेंगे 1962 इनके पास, फिर कन्वर्ट करके 1969 इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अपने माइंड में आप लोग सीन क्रिएट कीजिए कि जब हमारा कमेटी की स्थापना हो गया, फिर उसको हम लोग मॉडिफाइड करके इसरो की स्थापना कर दी, एक अलग ब्रांच दे दिए स्पेस टेक्नोलॉजी के रूप में। तो अब हम लोग के आगे रह जाता है, माइंड पे थोड़ा सा जोर दीजिएगा तो आप अपने भी आगे की कहानी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग जोर मत दीजिए, एक बार हमको बता लेने दीजिए, इसके बाद जोर दीजिएगा। और आप लोग इस पर जोर नहीं दीजिएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए जोर दीजिएगा। तो चलिए 1969 में इसरो का गठन हम लोग करवा दिए। इसके बाद यहाँ पे सोचिए जब अलग हो गया तो हम लोग कोई ना कोई उपग्रह बनाएंगे, तो उपग्रह बनाने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग को पैसे की आवश्यकता होगी। तो पैसे आखिर कहाँ से आएगा? तो अंतरिक्ष विभाग स्पेस टेक्नोलॉजी को वित्तीय सहायता देने के लिए हम लोग यहाँ पे 1972 ईस्वी में एक स्पेस डिपार्टमेंट का हम लोग कहा जाता है। जब हम लोग यहाँ पे देखिए, जब हम लोग संस्था भी बना लिए हैं, स्पेस डिपार्टमेंट भी बना लिए हैं, वित्तीय सहायता देने के लिए यहाँ पे लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन न हो, वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए हम लोग स्पेस डिपार्टमेंट का स्थापना करवा दिए हैं। सारा चीज़ हम लोग का क्रमवार चल रहा है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब स्पेस डिपार्टमेंट हम लोग बन गया तो सारा साधन उपलब्ध हो गया। अब हम लोग का ध्यान आकर्षित होगा उपग्रह बनाने की ओर। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास करके, मेहनत करके, जब उनके पास साधन मिल गया तो उपग्रह बनाने की कोशिश करने लगे, और मेहनत करके उन्होंने 1975 में एक उपग्रह का निर्माण किए। ज़्यादा हैवी उपग्रह नहीं था, लेकिन इसका वजन था, आर्यभट्ट नाम था, इसका वजन था 360 kg, जो भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह था। और इसको हम लोग लॉन्च किए थे, प्रायोगिक तौर पे लॉन्च किए थे, और रूस उस समय में हमारा मदद किया था, और रूस से लॉन्च करवाते हैं इसको हम लोग। और रूस के जो स्पेस है, स्थान है जो लॉन्च करवाए थे, वो है कापुस्तिनयार। कापुस्तिनयार हमारा स्पेस का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, पैलेस का नाम हो गया कापुस्तिनयार। 360 kg अप्रोक्स इसका वजन था आर्यभट्ट का, और इसको हम लोग लॉन्च किए थे प्रायोगिक तौर पे। फिलहाल हम लोग इसको इतिहास की तरह देख रहे हैं, तो इतना ही समझेंगे, ज़्यादा इसमें अभी कुछ नहीं समझेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे कि भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है, या इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने, चाहे भारत ने सर्वप्रथम किस उपग्रह के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। तो आप लोग का डायरेक्ट आंसर जाना चाहिए आर्यभट्ट, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा उपग्रह नहीं है जो भारत के द्वारा निर्मित किया गया था। और इसी उपग्रह से बहुत से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा
भारत द्वारा निर्मित उपग्रह जो विदेशों द्वारा लॉन्च किया गया भारत द्वारा निर्मित उपग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे क्रमवार। इसी प्रकार से जो भारत जो अंतरिक्ष में प्रवेश किया था प्रथम उपग्रह को लेकर, वो किस स्थान से, किस देश के सहायता से पहुंचा था? तो कापुस्तीन यार जगह रूस से। और प्रायोगिक तौर पर, प्रायोगिक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसका यूज करने के लिए नहीं भेज रहे थे, हम लोग अपना मेहनत को दर्शाना चाह रहे थे कि हम लोगों ने जो मेहनत किया, हमारे वैज्ञानिकों ने जो मेहनत किया, वो हमारा कितना सक्सेसफुल रहा, कार्यरत है या नहीं। तो हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग क्रमवार चल रहे हैं, तो कोई भी उपग्रह को विदेश से क्यों इसको प्रक्षेपित किए, इसके बारे में मन में कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग क्रमवार में उपग्रह अगर अंतरिक्ष में जाएगा तो कोई न कोई उसको ले जाने वाला वाहन रहना चाहिए, प्रक्षेपण यान रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम इतने वर्ष में कहीं पे भी ऐसा चर्चा नहीं किए हैं जहाँ पे आपका प्रक्षेपण यान का जिक्र हो, प्रक्षेपण यान के बारे में डिस्कस हो। तो आप लोग मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखेंगे। हम लोग विदेश से इसीलिए लॉन्च किए थे कि हमारे पास उस टाइम कोई प्रक्षेपण यान नहीं था। तो कहानी के रूप में आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखिएगा, क्रमवार है। इतना आसान भाषा में अगर आप लोग नहीं समझ सकते हैं तो आप लोग जैसे देखिए, हम कोई ट्रिक नहीं देते हैं, हमारा कोई ट्रिक नहीं है, केवल स्टोरी है। क्योंकि आप मूवी देखते होंगे तो मूवी को किसी के साथ एक्सप्लेन करने में आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ता होगा, उसको कहानी देख के आप तो सीन क्रिएट करके अगर आप इसको याद रखते हैं तो काफ़ी दिनों तक लाभदायक रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि इतना समझाने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट रह गया तो हमारा इस वीडियो बनाने का कोई मकसद सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इसलिए इसको गंभीरता से देखिएगा, माइंड को सेट एवं अपडेट करके देखिए, ताकि कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन छूटे नहीं। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको अभी या लास्ट में इसके बारे में डिस्कस कर देंगे कि कितने क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन माइंड में कोई डाउट नहीं रखना है। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह बना चुके हैं। इसके बाद हमारा जो वर्ष आएगा वो आ जाएगा 1979। ये जो हमारा था इसको हम लोग लिख दे रहे हैं 19 अप्रैल। जो हमारा कभी कभी पूछ देता है मंथ के नाम पूरा डेट दे देता है, 19 अप्रैल 1975। आर्यभट्ट ध्यान में आप लोग के उतर रहा होगा क्रमवार। जैसे जैसे आप लोग स्टोरी देख रहे हैं वैसे वैसे आपके माइंड में इस सीन को उतरना चाहिए, समझना चाहिए। इसके बाद हम लोग का जो महत्वपूर्ण वर्ष आ जाता है वो है 1979। इस समय भी हम लोग एक उपग्रह का ही उद्घाटन करने वाले, उपग्रह को ही प्रक्षेपित करने वाले हैं, जिसका नाम हम लोग देंगे भास्कर प्रथम। अब ये भी रूस से ही लॉन्च किया जाएगा और ये रिमोट सेंसिंग रहेगा। प्रथम रूस से प्रक्षेपित किया जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि जब हम लोग यहाँ प्रथम उपग्रह लॉन्च कर दिए थे तो फिर इसको प्रथम क्यों कहें। अक्सर डाउट इसी में रहता है, भास्कर प्रथम और आर्यभट्ट। तो यहाँ पे गंभीरता से समझ लीजिए कि प्रथम उपग्रह हमारा रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहने का मतलब दूर संवेदी उपग्रह। अब आप लोग के माइंड में डाउट चल रहा होगा कि दूर संवेदी उपग्रह और दूर संचार उपग्रह क्या होता है। तो माइंड में हम पहले ही बता दें कि कोई भी डाउट को नहीं रखना है। जिस दिन हम बोल देंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी खत्म हो गया हमसे, उस दिन आप डाउट के रूप में, कमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछ दीजिएगा। लेकिन अभी कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि हम आप लोग के बता रहे हैं कि जो हमारा रिमोट सेंसिंग का मतलब हुआ कि फ़ोटो खींचने वाला उपग्रह जो नज़दीक से खींचा जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे समझिए कि ये हमारा पृथ्वी है। रिमोट सेंसिंग के बारे में समझ रहे हैं। यहाँ से हमको फोटो पृथ्वी के जगह स्थल, कहाँ पे जल है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ कितना गेहूँ पैदा हुआ है, इसके बारे में हमको फ़ोटो खींचना है। तो हमारा जो सैटेलाइट होगा वो यहाँ होगा या यहाँ रहेगा। तो आप लोग अपने माइंड में दिमाग लगा सकते हैं। तो फोटो खींचने वाला जो उपग्रह होगा वो नज़दीक होगा। तो जो नज़दीक के, पृथ्वी के नज़दीक के कक्षा में उपग्रह भेजे जाते हैं या फोटो वगैरह के लिए भेजे जाते हैं, उस उपग्रह को हम लोग रिमोट सेंसिंग उपग्रह बोलेंगे। और जो कम्युनिकेशन, मान लीजिए कि हम लोग को ज़्यादा क्षेत्र कवर करना है, तो सिंपल सी बात है कि अगर उपग्रह ज़्यादा ऊपर रहेगा तो ज़्यादा क्षेत्र को मतलब कवर करेगा, ज़्यादा विस्तार रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि दूर संचार उपग्रह। तो दूर संचार हम उपग्रह हमारे पृथ्वी के सबसे हाईएस्ट कक्षा में रहते हैं, और कौन सी कक्षा में रहते हैं, कितना दूरी पे रहते हैं, इस सारे चीज़ों को हम बताएंगे आपको कक्षाओं का जब जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग केवल रिमोट सेंसिंग
यानी कि दूर संवेदी उपग्रह और दूर संचार उपग्रह के केवल समझिए, ज़्यादा नहीं समझिए, न तो जो हिस्ट्री भी याद रहेगा वो भी याद नहीं रहेगा। 1979 के बाद हम लोग का जो महत्वपूर्ण याद है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग 1962 में जो एक स्थापना किए, उसके बाद उसको विस्तार करके कन्वर्ट करके एक अलग मॉडल दे दिए, इसरो के रूप में बना दिए ताकि कहीं पे कोई परेशानी न हो। और इसरो कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। उनके अध्यक्ष और इतिहास के क्वेश्चन जो वित्तीय सहायता के लिए हम बना दिए स्पेस डिपार्टमेंट 1972 में क्रमवार चल रहे हैं। फिर 1975 में हम लोग उपग्रह लॉन्च कराएं, आर्यभट्ट विदेश से लॉन्च कराएं। इससे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, इसके बारे में हम आप लोग को बताएं। फिर इसी तरह हम लोग रिमोट सेंसिंग उपग्रह के बात किए जो भारत के भास्कर प्रथम के नाम से जाना गया था उस टाइम का 1979 का। लेकिन ये जो हम आप लोग को डाटा कलेक्ट किए हैं, खुद से नोट्स बनाए हैं, वो इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आप लोग अगर जानकारी है तो इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके सर्च करेंगे भास्कर प्रथम, उसका हिस्ट्री डिटेल निकल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। और माइंड में डाउट नहीं रखना नहीं है। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग के बारी आ जाता है कि जब हम लोग अच्छा से उपग्रह भी बना ले रहे हैं, प्रक्षेपित भी कर दे रहे हैं, तो हमारे पास कमी रह जा रहा है एक प्रक्षेपण यान का। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने किसी में कमी नहीं छोड़ा है और आखिरकार अंततः 1980 का वो दिन याद रखना चाहिए जब हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक प्रक्षेपण यान SLV-3, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। SLV-3 के नाम से सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 के नाम से लॉन्च किए थे। और इस पे आपका 2-3 क्वेश्चन बनेगा। और ये कौन से उपग्रह को लॉन्च, इसका ये कितना वजन लेके जा सकता था, तो 40 kg। देखिए 360 kg के था, हम लोग भी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो देश में था, छोटा ही सही वैज्ञानिकों के प्रयास ने एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया और वो है SLV-3। और ये कौन से उपग्रह के साथ लॉन्च किया गया। अब हमारा मोटर गार्ड नहीं है कि चला के देख लेंगे, अगर हम लोग इसको लॉन्च किए तो किसी न किसी उपग्रह के साथ ही प्रयोग करेंगे। तो इस पर हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। और ये है से रोहिणी नामक उपग्रह। रोहिणी का जो प्रथम उपग्रह था जो 35 kg के अप्रोक्स था, इसमें भी बहुत सारे वजन थे। ऐसे क्वेश्चन वजन के रूप में क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें डाउट आप लोग कभी नहीं रखेंगे, हम आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो रोहिणी के श्रेणी के जो उपग्रह था उसको हम लोग SLV-3 से 35 kg के अप्रोक्स, इसका क्षमता 40 kg था। और रोहिणी उपग्रह को 35 kg के अप्रोक्स से हम लोग लियो की कक्षा आप लोग के मन में डाउट रहेगा, लेकिन लोअर अर्थ ऑर्बिट इतना समझ लीजिए कि जो अभी है लियो की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। लियो की कक्षा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट पढ़ेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना देख लीजिए कि हमारा भारत में एक प्रक्षेपण यान डेवलप हो गया था। सारे चीज़ को हम लोग क्रमवार देखते आ रहे हैं, प्रक्षेपण यान को भी डेवलप करवा दिए। और यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं कि भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित, स्वदेशी लॉन्चिंग कौन सा उपग्रह है जो भारत के मतलब स्वदेश द्वारा निर्मित हुआ और स्वदेश में लॉन्च हुआ, कौन उपग्रह है। तो आप लोग ऑप्शन में रहेगा रोहिणी, तो रोहिणी को टिक कीजिएगा, न कि प्रथम देख करके आर्यभट्ट और भास्कर में उलझ जाइएगा। बिल्कुल कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, अगर आप कन्फ्यूज हो गए तो हमारा वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। लगातार प्रैक्टिस कीजिए, पूरे भरोसा के साथ प्रैक्टिस कीजिए कि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में कवर हो जाएंगे। इस टाइप से अगर देखिएगा ट्रिक से, देखिए हम लोग इससे बड़ा ट्रिक क्या हो सकता है कि स्टोरी के रूप में अगर आपके माइंड में सेट हो जाता है तो इधर छोटा छोटा मिसलेनियस से अगर मिक्स करके ट्रिक समझने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जब इतना सारा हम स्टोरी यहाँ पे गला फाड़ के दे रहे हैं तो इसको समझना चाहिए ना। तो SLV-3 लॉन्च करा दिए, इतना आप लोग याद रखिए। फिर हम लोग यहाँ से आगे SLV-3, अब यहाँ से हम लोग शुरुआत कर दी है तो भारत में सभी चीज़ का उपलब्धता हो गया है, छोटा ही सही लेकिन सब कुछ उपलब्ध है। तो इसके आगे जो हमारा आएगा वो उपग्रह, किस तरह से हम लोग को कम्युनिकेशन उपग्रह या रिमोट सेंसिंग उपग्रह को भेजना है, कैसे उसके रेंज को बढ़ाना है, कैसे। अब एक तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जब मॉडल तैयार कर दिए हम लोग, छोटा प्रयास कर दी, तो उसको बड़ा करने में देरी है, नहीं देरी है। सिंपल से बात है, जो शुरुआत होता है उसमें तकलीफ होता है, बाद में उसको डेवलप करने में कोई परेशानी नहीं होता है। तो 1980 में इसी को प्रयास करते हुए हमारा जो 1982 में एक उपग्रह जाएगा, इनसैट श्रेणी का उपग्रह आएगा, इनसैट-1 इसको हम लोग अमेरिका से लॉन्च करेंगे। इंडियन नेशनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जो अमेरिका से लॉन्च हुआ था। तो अमेरिका से किस लिए लॉन्च हुआ था कि जो इसका वजन होगा वो इसके 40 kg से अधिक होगा, इसलिए हम लोग अमेरिका से लॉन्च किए थे, जो हमारा असफल रहा था।
एक बात यहाँ पे और समझिएगा 1980 में कि विश्व में पहले 5 ही ऐसे देश थे जिनके पास स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रक्षेपण यान उपलब्ध थे, और भारत उस समय का 6ठा ऐसा राष्ट्र बन गया था जिसके पास खुद का प्रक्षेपण यान था। छोटा ही सही लेकिन खुद का प्रक्षेपण यान उपलब्ध हो गया था। इन्हीं महत्वपूर्ण वर्ष के कारण भारत का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है विस्तार हो जाता है, विश्व में पूरा नाम हो जाता है। और अभी हम लोग इतने वर्ष को देखेंगे कि आप लोग सोचिएगा कि जो हमारा भारत है पूरे विश्व में कहाँ तक निकल चुका है, इसकी आप लोग अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम आप लोग यहाँ पे कल्पना करवाएंगे कि किस प्रकार से हमारा इसरो है, भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी का जो संस्थान है इसरो, कहाँ तक पहुँच गया है। अभी इसके बारे में आप लोग समझिए, आगे देखिए कर्मचारी एक एक चीज़ को हम दिखाएंगे यहाँ पे इनसेट। लेकिन जब हमारा 1982 में हम लोग थे, इनसेट 1 को लॉन्च किए थे, हमारा मनोबल थोड़ा सा डाउन हुआ था, टूटा था, असफल हो गया था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना मेहनत नहीं छोड़े और लगातार मेहनत करके 1983 ईस्वी में इसी को इनसेट 1 भी, देखिएगा इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। इनसेट के जितने भी उपग्रह आएंगे इनसे अब इसी तरह से चलेंगे। इनसेट 1 है, ई विफल हो गया, तो इनसेट 1 भी ये सफल हो गया, इनसेट 1 ही। इनसेट से हम लोग 1B 1C 1D जो भी जितने जाएंगे हम लोग बताएंगे आप लोग डिफरेंट ऑर्बिटल सैटेलाइट में, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोग। अभी हम लोग इतिहास समझ रहे हैं। तो इनसेट 1B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आप लोग को हम बता चुके हैं इनसेट का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो आज के लिए इतना ही। देखिए आप लोग प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। हम जो आप लोग स्पेस टेक्नोलॉजी का क्लास है वो बिल्कुल जीरो और बेसिक से देंगे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और विदाउट ट्रिक माइंड में सेट होगा। आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं। और क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे आप लोग टिक करके आइएगा जिसका कोई अंदाजा नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो हमको पूरा भरोसा है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करके आएंगे और देखिएगा। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। आप लोग कोई भी काम को असंभव मान लेते हैं और आपको असंभव मानने में जरा को देरी नहीं लगता है, तुरंत असंभव मान लेते हैं। लेकिन वही असंभव काम कोई एक व्यक्ति उसको संभव बना देता है और आप सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि वो व्यक्ति लकी था। नहीं, वो भी आप ही की तरह था जो उस असंभव काम को लगातार प्रयास करके, लगातार मेहनत कार्य करके संभव बना देता है और आप लोग उसको बोलते हैं कि वो लकी था। मेहनत जारी रखिए। कौन सी हस्ती है जो हमारी कलम की ताकत को रोक देगा? कोई हस्ती कलम की ताकत को नहीं रोक सकता है। अभी अगर सोए हुए हैं तो जग जाइए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सारे एग्ज़ाम कर्मगार हो जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट तैयार होकर के आ रहे हैं, आपको पीछे छोड़ देंगे अगर आप अभी सो गए तो। इसलिए उठिए और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए, लगातार कीजिए, मेहनत कीजिए। क्योंकि अगर कंधों पे स्टार और अपनी पहचान बनाना है तो लगातार मेहनत आपके लिए ज़रूरी है। सोए रहने से कुछ नहीं होगा। 2-4 प्रैक्टिस 1-2 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। दिन रात तय करना होगा। इतिहास गवाह है कि बिना मेहनत किए हुए कोई आज तक इतिहास नहीं रच पाया है, न ही अपना पहचान बना पाया है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग का हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन का यहीं तक था। हिस्ट्री में हम लोग अभी 1980, 82, 83 तक पहुंच चुके हैं। इसके आगे हम लोग कवर करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग देखिए हमारे साथ बने रहिए। स्पेस टेक्नोलॉजी को हम लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे। आपके कोई डाउट होता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तो हमको बहुत और प्रोत्साहन मिलेगा और आप लोग के लिए हम इससे भी अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अभी भी इतना भी बुरा नहीं बताए हैं जो आप लोग को और अच्छा चाहिए। इससे भी अच्छा कुछ मॉडिफाइड चाहिए तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।